प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। प्यारे बच्चों, आपका पेपर दिन प्रतिदिन नज़दीक आते ही जा रहा है। आज आज से देखा जाए तो लगभग से 3 से 4 महीने टोटल आपके बचे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी मान लीजिए, नवंबर दिसंबर 4 महीने मान लीजिए, और इसमें मान लीजिए 10 दिन इस महीने मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना महीना बचा। तो हमारे पास टोटल लगभग 4 महीने कुछ दिन बचे हैं, परंतु फरवरी में कभी भी डेट आ सकती है, उसको भी तो हम काउंट नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, चैप्टर 5 वंशागति का मेंडलीय आधार। आज पूरे प्यारे बच्चों ये पूरा वन शॉट आज एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। इसके पहले हमने लगभग 4 लेसन इसके पहले हमने लगभग 4 लेसन वन शॉट करा दिया है बायोलॉजी में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में या तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर अवश्य वॉच कर लें। आइए हम आज देखते हैं क्या आपके लिए है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति का मेंडलीय आधार। प्यारे बच्चों, सब में अलग अलग, कोई में अलग चैप्टर दिया होगा तो कोई 2 चैप्टर मिलाकर साथ में दे दिया होगा। हम यहाँ से रेफरेंस से और एनसीईआरटी से देखते हुए इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वन शॉट एक ही चैप्टर में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलेगा। बच्चों, यहाँ पर से 100% में से 100% आएगा, पक्का 100% में 100% आएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं भी बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा भी बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100% पूरा 100 आउट ऑफ 100 नंबर आया बायोलॉजी में, मतलब 100 में 100 पूरा आया है प्यारे बच्चों। तो आप चिंता नहीं करिएगा आपका भी 100 में 100% हम पक्का बायोलॉजी में दिलवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना पढ़ लो बस, 2024 और 25 बोर्ड एग्जामिनेशन में यह पक्का आएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का निपटारा करते हुए देखते हैं कि इस चैप्टर पे हमारे लिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इस चैप्टर का। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 5 वंशागति का मेंडलीय आधार। आप चिंता नहीं करिएगा, किसी में चैप्टर अलग भी होगा, परंतु यह टॉपिक जरूर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको एक एक टॉपिक करके पूरा चैप्टर आपको समझाते हैं। क्या, आइए देखते हैं। तो वंशागति या आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, या तो आपसे ऐसे भी कह सकता है कि आनुवंशिकता और वंशागति में भिन्नता बताइए। ठीक है, तो दोनों एक ही रहेंगे प्यारे बच्चों, घबराइएगा नहीं, कुछ और घबराइएगा नहीं। आइए देखते हैं वंशागति या आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित। नहीं, मान लीजिए आपके पापा का जीन आपके पापा का जीन आपके अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है ना। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, स्थानांतरित, मतलब जा रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं, हस्तांतरित होते हैं। वंशागति या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आपके पिता के कुछ लक्षण आपके पास आए होंगे, या तो आपके माता जी के कुछ लक्षण आपके पास आए होंगे। तो बोलते नहीं है गांव में कि देखिए नाक उसको पड़ी है, उनके मौसा को पड़ी है, कान उनके पापा को पड़ी है, इसी प्रकार कहते हैं ओंठ उनके मम्मा का पड़ी है, मतलब बोलते नहीं है। तो इसी प्रकार यही होता है क्या, जब जीवों के सब कुछ में से कुछ लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं या हस्तांतरित होते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही कहते हैं आनुवंशिक ये लक्षण कहते हैं। और यहाँ देखिए, और भिन्न लक्षणों का अध्ययन करना ही आनुवंशिकी कहलाता है। मान लीजिए आपके पापा के लक्षण आपके अंदर आए या आपके मम्मा का लक्षण आपके अंदर आए, तो उसे आनुवंशिक कहेंगे। और जब हम इस लक्षण का अध्ययन करेंगे, इस लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसे ही क्या कहेंगे, तो उसे हम आनुवंशिकी कहलाता है। इस शब्द को डब्ल्यू वेस्टन ने दिया था। इस जो आनुवंशिकी शब्द का जो मतलब आनुवंशिकी शब्द को किसने दिया था, तो डब्ल्यू वेस्टन ने दिया था। तथा आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है, सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध ग्रेगर जॉन मेंडल जी को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आप इसको अंडरलाइन
जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपसे यह MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी को किसका जनक कहा जाता है, मटर का, अनुवांशिकी का, या तो कह सकते हैं वंशागतता का, या तो कह सकते हैं डार्विनवाद, ये सब पूछेगा आपसे। तो आप लिख दीजिएगा कि अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये दूसरा पॉइंट। आइए इसको भी देखते हैं और इसका भी निपटारा हम करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जीवन परिचय। आप कह रहे हैं सर बायोलॉजी में जीवन परिचय, तो हाँ प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको 3 नंबर से 5 नंबर भी यह पूछ लेता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जीवन परिचय बताइए, तो तथा यह पूछ लेता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी के जीवन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी पूछ सकता है ना। तो हम किसी भी तरीके से हम मतलब सचेत रहे हमेशा। तो हम, क्योंकि कुछ भी तो पूछ सकता है बोर्ड में तो ये तो है नहीं कि यही आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जीवन परिचय। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जन्म सन 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया नहीं, वो क्रिकेट वाला जिसे क्रिकेट खेलते हैं ग्लेन मैक्सवेल हो गए, ये सब एबी डिविलियर्स, ये एबी डिविलियर्स तो फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के थे। तो ये खिलाड़ी वाला देश नहीं मानिएगा, ऑस्ट्रिया ये यूरोप का राष्ट्र है, यूरोप का देश है। तो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में हुआ था किसका, ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जन्म सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी शहर से पूर्ण की। कुछ समय बाद कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल जी एक विद्यालय में शिक्षा का कार्य करने लगे, लेकिन इनका मन वहाँ नहीं लगा। कहते नहीं है जैसे हमारे कवियों में किसी का मन नहीं लगता था तो कुछ करने लगते थे, उसी प्रकार इनका भी मन यहाँ पर नहीं लगा। जब इनका मन यहाँ नहीं लगा था तो जब इनका मन यहाँ नहीं लगा, इनका मन यहाँ नहीं लगा कहाँ पर, विद्यालय में पढ़ाने में, तो इन्होंने उसका कार्य छोड़ दिया और किसका कार्य करने लगे, शिक्षा का कार्य करने लगे। विद्यालय में शिक्षा का इनका मन यहाँ नहीं लगा था। फिर बाद में ये क्या कर गए, गिरजाघर में पादरी, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलवी जी होते हैं या तो हाफिज जी होते हैं, उसी प्रकार गिरजाघर में कौन होता है, गिरजाघर में पादरी होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी आपको कहीं पूछ लगता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी क्या थे, पंडित पुजारी जिसको बोलते हैं, या पूछेगा मौलवी, या पूछेगा पादरी, या तो आपसे पूछ सकता है कि फादर जिसको बोलते हैं वही होता है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लिख दीजिएगा पादरी। तो यहाँ देखिए कई क्वेश्चन इसमें से बन रहा है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप भटक जाएंगे। पादरी बन गए गिरजाघर के बगल, देखिए गिरजाघर जो था, जो जैसे मंदिर होता है उसे गिरजाघर होता है, किसका, क्रिश्चियन लोग का। तो गिरजाघर के बगल में एक बहुत बड़ा बगीचा था। इसी बगीचे में उन्होंने मटर के पौधे, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, क्या नाम होता है, पाइसम सटाइवम पर 10 वर्ष तक प्रयोग किया। और सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि जनक के लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनक के लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत का जनक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होगा जनक कहते हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होते जाते रहते हैं उन्हें, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, इसीलिए उन्हें वंशागत का जनक कहा गया। और यही करते हुए क्या, मतलब मटर पौधे में प्रयोग करते हुए इनकी मृत्यु सन 1888 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ऑस्ट्रिया शहर में ही हो गई थी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, शब्दावली या जिसे हम अनुवांशिकी भी कहते हैं, क्या होता है, तो शब्दावली या अनुवांशिकी ये निम्न है। शब्दावली और अनुवांशिकी जिसे कहते हैं ये निम्न होते हैं। हाई एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो शब्दावली अभी देखा था हमने, क्या देखा था, अनुवांशिकी की वो निम्न होते हैं। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है जीन।
जीन है पहला नंबर। तो आइए देखते हैं, मेंडल ने इसे कारक कहा है। क्या कहा है? मेंडल ने इसे कारक कहा है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले, यहाँ देखिए, सबसे पहले जॉनसन, यहाँ देखिए जॉनसन सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? तो जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग जॉनसन ने दिया था। जॉनसन कौन थे पता है आपको? जॉनसन इन्हीं के शिष्य थे। किसके? ग्रेगर जॉन मेंडल जी के ही शिष्य थे। दो शिष्य थे, एक जॉनसन थे, एक और थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो जॉनसन ने दिया था। जिन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है, मतलब जो जीन के गुणसूत्र पर स्थित वह रचना होती है। देखिए, मेंडल ने इसे कारक कहा, परंतु जीन शब्द का उपयोग किसने किया था? सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द, जो जीन होता है, जीन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं जीन वह होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों को ले जाने का कार्य करते हैं, जीन कहलाते हैं। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, उसको भी देखते हैं और उसको भी समझने का काम करते हैं। दूसरा है युग्म विकल्पी। क्या है? दूसरा है, देखिए, युग्म विकल्पी। हमारा दूसरा है युग्म विकल्पी। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो इस शब्द को वेटसन ने दिया था। ये समान जीन के एकांतरणीय रूप को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? एकांतरणीय रूप को प्रदर्शित करता है, जैसे कि लंबा होना या बौना होना। मान लीजिए कोई अगर क्या करता है, मतलब जैसे कि बहुत से फैमिली में ऐसे रहते हैं, उनके परिवार में लंबे ही लोग होते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के बेटा हो गया, देखिए उनका बेटा हो गया अभिषेक बच्चन, देखिए लंबा ही है ना। तो उनके युग्म विकल्पी, उनका जीन कैसा है? युग्म विकल्पी है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेंगे? लंबा रहेंगे तो लंबा रहेंगे, कोई बौना रहेगा तो बौना ही रहेगा। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या जीनोटाइप किसे कहते हैं? आइए इसको भी देखते हैं। किसी जीव का अनुवांशिक संगठन होता है। जो जीन प्रारूप या जीन टाइप होता है, जीनोटाइप होता है, वो किसी जीव का अनुवांशिक संगठन होता है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टी। अभी हम आपको जब समझाने लगेंगे मेंडल के तीनों नियम में, इसको हम एकदम विस्तार से आपको बता देंगे कि आपको कोई दिक्कत होने नहीं पाएगी, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है लक्षण प्रारूप या जीनोटाइप। यहाँ देखिए, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जीनोटाइप और फिर जो जीनोटाइप है। और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आप इनको दोनों को जरूर याद रखे रहिएगा। क्या? जीन प्रारूप या जीनोटाइप, इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। क्या? जीन प्रारूप या जीनोटाइप, फिन प्रारूप या फिनोटाइप। तो आइए देखते हैं लक्षण प्रारूप या फिर जीनोटाइप। पर इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। तो यह जीव के लक्षणों को बाहरी रूप से प्रकट करता है। ये जो होता है जीनोटाइप, ये आनुवंशिक रूप को क्या करता है? प्रकट करता है। और जो ये फिनोटाइप होता है, सॉरी इसको फिनोटाइप बोलना चाहिए, इसको जीनोटाइप लिख दिए हैं। ये होता है फिनोटाइप। क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है फिनोटाइप। तो ये जो जीनोटाइप होता है वो आनुवंशिक लक्षण को संगठित करता है, परंतु जो फिनोटाइप होता है वो बाहरी लक्षण को प्रदर्शित करता है, यानी प्रकट करता है। जैसे रूप हो गया, रंग हो गया, लिंग हो गया, कि मतलब उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, लिंग कैसा है, ये सब कौन प्रदर्शित करता है? तो ये सब फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। तो पांचवा पॉइंट है यह जीन बिंदु। जीन बिंदु किसी आप कह रहे होंगे सर जीन बिंदु? हाँ प्यारे बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक नंबर में कई बार पूछ चुका है। क्या? जीन बिंदु। यह किसी गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति होती है। मान लीजिए कोई जीन है और उसी गुणसूत्र पर कोई जीन जो होता है उसकी मान लीजिए कोई जीन है, ठीक है, ये कोई जीन है, तो यहाँ पर कोई इसकी वास्तविक स्थिति रहेगी, उसे ही क्या कहेंगे? जीन बिंदु। क्या कहेंगे? जीन बिंदु कहेंगे, उसे ही क्या कहते हैं? जीन बिंदु। आइए छठवां पॉइंट देखते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, समयुग्म जी। क्या? समयुग्म जी। इससे हम क्या बोलते हैं? होमोजायस।
होमोजायस किसे कहते हैं। तो जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन एक समान प्रकार के होते हैं उसे ही समयुग्मजी कहते हैं। कभी कभी देखिए जब दोनों जीन एक साथ मिल जाते हैं तो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, यही कारण है, समयुग्मजी का कारण ही है जो प्यारे बच्चे जुड़वा बच्चे होते हैं। क्यों, जब एक लक्षण, मान लीजिए एक लक्षण रहेंगे जो मतलब जैसे अभी आपको पता है जो एग होता है, एग ही फर्टाइल होकर क्या बनाता है, बेबी बनाता है। तो वही जब एक मतलब जीन रहेगा, दोनों मतलब जीन एक समान हो जाएंगे तो उसी प्रकार एक जो बच्चे होते हैं एक समान पैदा होते हैं। आपने कभी कभी जुड़वा मूवी भी देखी होगी, उसमें एक समान ही बच्चे रहते हैं। आइए देखते हैं 7वां पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 पॉइंट और बच्चे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको आप देख लीजिए। प्यारे बच्चे पहले आइए हम समयुग्मजी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। तो जैसे कि देखिए कैपिटल टी के कारण जो होते हैं बच्चे, वो मतलब बच्चे हो गए, जैसे हो गई या संतान हो गई या तो मटर का पौधा हो गया, वो कैसे रहता है, लंबा होता है। परंतु जो स्मॉल टी होता है उससे क्या होता है, उससे छोटा होता है, नहीं कह सकते हैं कि बौना होता है। आइए देखते हैं 7वां पॉइंट समयुग्मजी देख लिया था हमने। अब आइए देखते हैं विषमयुग्मजी किसे कहते हैं। तो विषमयुग्मजी या हेट्रोजायस किसे कहते हैं। तो जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन्स असमान प्रकार के होते हैं, मान लीजिए एक जीन कैपिटल टी है, एक जीन कैपिटल टी है, दूसरा जीन स्मॉल टी है, यानी असमान है ना प्यारे बच्चों। जब यही असमानता के कारण ही क्या होते हैं, विषमयुग्मजी होते हैं। जैसे कि संक्रमित हो जाते हैं, यानी देखिए आप एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, कहते हैं नहीं मिक्सचर हो जाता है, जिसे हम बुरा नहीं मानिएगा, जिसे हम दोगला भी कहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, गांव के भाषा हम दोगला भी कहते हैं। तो यही होता है, जैसे कि भाई सफ़ेद गाय हो गई या काला सांड हो गया तो उनकी संतानें चितकबरी पैदा होंगी। क्यों, क्योंकि वो दोगली होंगी। क्यों, क्योंकि उसमें विषमयुग्मजी होने के कारण ही उसमें चितकबरी संतान उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि संक्रमित या लंबे कह सकते हैं या कह सकते हैं संतानें मतलब कि विषमयुग्मजी होते हैं। आइए देखते हैं 8वां पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, संकरण। ये बहुत बार एग्जाम में आया है प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्या, संकरण या क्रॉस किसे कहते हैं। तो जब किसी दो जीवों के मध्य, मान लीजिए कोई एक जीव है दूसरा जीव है, उनके दोनों जीवों के मध्य क्या कराया जा रहा है, मान लीजिए ये एक जीव है और एक जीव ये है, इनके दोनों जीवों के बीच क्या कराया जा रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है प्यारे बच्चों, क्रॉस कराया जा रहा है। जब इनके दोनों के बीच संलयन कराया जाएगा तो ये दोनों जब संलयन करेंगे, संलयन होता है तो उसे संकरण कहते हैं। यानी आइए देखते हैं, जब किसी दो जीवों के मध्य उनके युग्मजों का संलयन कराते हैं, जब किसी दो युग्मजों के मध्य उनके जीवों का संकरण कराते हैं तो ये एक संकरण द्विसंकरण और बहुसंकरण होते हैं। जैसे कि कह सकते हैं ये मतलब कि एक जैसे भी हो सकते हैं, दो संकरण होते हैं, या बहुसंकरण मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी इसमें देखिए अभी आपको पता है आलू के पौधे में टमाटर भी उगाया जा रहा है। ये किस कारण हो रहा है, ये संकरण के कारण ही हो रहा है। यानी एक फसल में दो मुनाफा, एक फसल में दो मुनाफा कर रहे हैं। क्या कि आलू नीचे आलू हो जाएगी, ऊपर टमाटर फरेगा, मतलब ऊपर टमाटर आएगा। तो यही क्या कारण है, यही संकरण के कारण ही ये संभव हो पाया है। आइए 9वां पॉइंट देखते हैं, व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं। उसी प्रकार संकरण किसे कहते हैं, तो उसी प्रकार व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं, इसे भी आइए देखते हैं। तो ऐसे संकरण में जनकों की अदला बदली की जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई जनक है, जैसे अभी हमने कहा ना कि सफ़ेद गाय हो जाए काला सांड हो जाए तो दोनों जब संतान उत्पन्न होंगे चितकबरी होंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी क्या हो रहा है, जनक माने माता पिता में अदला बदली की जाए तो किसी एक संकरण के लिए कोई पितरक मतलब कह सकते हैं कि कोई अलग संतान उत्पन्न होगी, उसे ही कहते हैं व्युत्क्रमण। जैसे किसी एक संकरण के लिए कोई पितरक मतलब जैसे एक संकरण पितृ मान लीजिए कोई और है, माता कोई और है, तो उसमें डिफरेंट संतान उत्पन्न होंगी। आइए देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल के वंशागत के नियम। मेनली अभी आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। क्या, मेंडल के वंशागत के नियम, ये इम्पोर्टेंट भी है। क्या है प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट भी है।
मेंडल ने वंशागति के नियम के अंतर्गत 3 नियम दिए, जैसे कि आपको पता ही है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम और इन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया और पृथक्करण का नियम दिया था। तो आइए उसको हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रभाविता का नियम क्या होता है, पहले उससे हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अप्रभाविता देखते हैं, या भी जिसे हम क्या कहते हैं प्रभाविता या अप्रभाविता जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद हो गया वंशागत, जैसे किसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पृथक्करण बोलते हैं, और एक हो जाएगा लास्ट में, उसको भी हम देख लेते हैं। मेंडल के प्रभाविता देखिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम। तो आइए देखते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम। मेंडल के प्रभाविता तथा अप्रभाविता निष्कर्ष को सन 1901 ईस्वी में कार्ल कॉरेंस ने ही मेंडल के नियम को रूप में प्रस्तुत किया था। इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो कार्ल कॉरेंस ने सन 1901 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। आइए हम इसको आगे देखते हैं। तो इस नियम के आधार पर एक संकर क्रॉस होता है। जैसे प्यारे बच्चों, हमने अभी आपको क्या बताया कि इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज सन 1901 ईस्वी में कार्ल कॉरेंस ने दिया था। तो इस नियम के अनुसार यह बताया गया है कि जब समयुग्मजी को संकरण कराया जाता है, क्या कराया जाता है प्यारे बच्चों, जब समयुग्मजी पौधों में संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी कहेंगे। जैसे कि जब अभी हम आपको दिखाएंगे, जब समयुग्मजी में पादपों में समान, जैसे समान होता है ना, समान लक्षण वाले, जब समान लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो जब प्रथम पीढ़ी में क्या लक्षण प्रभावी होंगे, परंतु जैसे ही F1 पीढ़ी पैदा होगी उस पीढ़ी में यह प्रभावी तथा F1 पीढ़ी में न दिखने वाले लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक क्रॉस को जब बहुनित पादप का संकरण का एक लंबे पौधे, देखिए जब बहुनित पादप का संकरण एक लंबे पौधे के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होते हैं, लंबे उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, तो लंबे उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ देखिए, हम आपको एकदम डायग्राम से अच्छे से समझा देना चाहते हैं कि आप कहीं पर फंसे नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा लंबा पौधा। ठीक है, ये हो गया हमारा लंबा पौधा, ये हो गया हमारा बौना पौधा। ठीक है, ये हो गया हमारा बौना। तो जब लंबे पौधों को बौने पौधे के साथ क्रॉस कराएंगे तो सभी जो F1 पीढ़ी में मतलब कह सकते हैं F1 पीढ़ी के होंगे, सभी क्या होंगे, तो सभी संक्रमित लंबे होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 टी है, 2 टी निकालिए। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल 2 टी है, स्मॉल टी निकालिए। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराए, ठीक है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराए, ठीक है, फिर इसका क्रॉस, फिर इसका क्रॉस इसके साथ जब हम करा देंगे तो सभी में स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। जब F1 पीढ़ी में क्रॉस कराए तो सभी पौधे कैसे पैदा हुए, सभी पौधे जो हुए वो सभी लंबे हुए। ठीक है, सभी कैसे हुए, सभी लंबे हुए, वह शुद्ध लंबा बोल सकते हैं इसको हम। और इसका अगर हम जीनोटाइप निकालना चाहें तो इसका जीनोटाइप अगर हम निकालना चाहें प्यारे बच्चों तो लिख सकते हैं, जिसका हम अगर जीनोटाइप निकालना चाहें, जीनोटाइप, और एक होता है फिनोटाइप। अभी हमने आपको बताया था ना, फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया ना आपको भी कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। तो जब हम जीनोटाइप निकालेंगे तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो इसका जीनोटाइप होगा 3:1। देखिए इसका जीनोटाइप कितना होगा, 3:1, 3:1। ठीक है, ठीक है। अब फिर देखिए, अब यहाँ देखिए, इसको हम जब इसका हम फिनोटाइप निकालेंगे तो इसका फिनोटाइप आएगा 1:2:1। ठीक है, नहीं तो हम नहीं आपको समझ में आ रहा है तो हम आपको आइए करके दिखाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम इसको दूसरी पीढ़ी में करके दिखाते हैं। अब की हमने सिर्फ लंबा छोटा बौना नहीं लिया, अब की हमने लंबा भी लिया, बौना भी लिया, लंबा भी लिया, बौना भी लिया। ठीक है, अब जब इसका F2 पीढ़ी में से कराएंगे तो यहाँ देखिए लंबा बौना। अब लंबा के साथ लंबा कराएंगे तो लंबा। फिर यहाँ देखिए, फिर जहाँ पे देखिए लंबा बौना साथ कराए तो लंबा बौना, फिर लंबा के साथ कराए, फिर यहाँ देखिए फिर लंबे बौने हो गए ना, फिर यहाँ देखिए फिर बौने। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बौना पौधा पैदा हुआ और 3 क्या हुए, लंबे हुए। तो यहीं क्या कह रहा है, शुद्ध लंबा, ये संक्रमित हुए, क्योंकि इसमें 2 मिल रहे हैं। इसमें सीधे साफ देखिए दोनों कैपिटल टी कैपिटल है, परंतु इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो ये कैसे हुए, ये संक्रमित हुई। परंतु इसमें देखिए दोनों कैपिटल स्मॉल टी हुई, तो इसे क्या कहेंगे, शुद्ध बौना। इसका देखिए फिनोटाइप, देखिए 3:1। देखिए 1 2 3 क्या हुआ, 3 लंबे हुए यानी 3 हो गया, और 1 बौना हुआ तो यानी 1 हो गया। अब इसका देखिए फिनोटाइप में तो अंदर के लक्षण बताता है, बाहरी लक्षण बताता है। तो बाहरी लक्षण बताता है, देखिए
यहाँ देखिए दो कैपिटल टी पर दो कैपिटल टी है, इसी सॉरी एक कैपिटल टी है तो एक बार लिखिए। यहाँ पर देखिए एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल कितने बार है, एक बार दो बार है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा 2, ठीक है। यहाँ पर एक स्मॉल टी है तो यहाँ हमने लिखा 1। तो हमारी बाह्य संरचना क्या थी, यानी फिनोटाइप क्या थी, 1:2:1। और आंतरिक संरचना थी यानी फिनोटाइप। जीनोटाइप हमारी पता चल गया, फिनोटाइप क्या है 3:1। अब आइए इसको हम समझते हैं क्या, देखिए अब इसको हम एक बार और देख लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी देखिए साखित व्यवहार असाखित असम्मित साखित व्यवहार असम्मित व्यवहार पर लागू होता है। जो सूरजमुखी होता है ये साखित व्यवहार और असम्मित व्यवहार पर लागू होता है। और जो कपास होता है वो रंगीन धागे श्वेत पर प्रभावी होते हैं। जो रंगीन धागे होते हैं श्वेत पर प्रभावित होते हैं। जो मक्का होता है कर्नल के प्रकार, तो गोल मल्डयुक्त कर्नल झुर्रीदार मीठे कर्नल का प्रभावित होता है। ये तो आप इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है परंतु याद हो जाएगा आपको, हमको उम्मीद है। अब आइए देखते हैं दूसरा, हमने 3 देखा था, 3 नियम देखे थे ना, पहला देख लिया प्रभाविता अप्रभाविता का नियम। अब आइए देखते हैं पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार एक अनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं या विपर्यासी रूपों के कारण अधिक समय साथ साथ रहने पर भी अपरिवर्तित अर्थात शुद्ध बने रहते हैं। अर्थात कह सकते हैं ये ऐसे लक्षण हैं जो मतलब कई समय तक बहुत समय तक साथ रहते हैं परंतु वैसे के वैसे बने रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्या कहा, मतलब अधिक समय तक मतलब एक साथ समय पर साथ रहते हैं और पृथक समय पर साथ रहते हैं, पृथक रहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मकों में जाने वाले सभी कारक शुद्ध होते हैं। इसी कारण इस नियम को हम युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं या संकरों के विलगन का नियम भी कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, ये अधिक समय पर पास तो रहते हैं परंतु एक दूसरे में विलीन नहीं होते हैं, अर्थात मिलते नहीं हैं। इसी नियम को ही क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम क्या कहते हैं, या इसको हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। हाँ, ये तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट स्वतंत्र अभियुवन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मेंडल का तीसरा नियम है। इस नियम में इन्होंने यह बताया है कि एक अनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक किसी अप्रभावी से मिल जाता है। मान लीजिए कोई एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, जब इससे मिल जाए, मान लीजिए कोई एक प्रभावी लक्षण हो गया और एक अप्रभावी लक्षण हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गया प्यारे बच्चों, एक प्रभावी लक्षण हो गया और एक अप्रभावी लक्षण हो गया। जब प्रभावी कारक अप्रभावी कारक से मिलता है तो अर्थात कह सकते हैं ये प्रभावी कारक अप्रभावी से तथा अप्रभावी कारक प्रभावी से मिल सकता है। यानी कह सकते हैं स्वतंत्र होता है कि वह अपने कारक को यानी प्रभावी कारक अप्रभावी से तथा अप्रभावी कारक प्रभावी कारक से मिल सकते हैं। ऐसे नियम को वंशागत के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो अप्रभावी कारक से अप्रभावी तथा अप्रभावी को प्रभावी से मिल सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, स्वतंत्र अभियुवन का नियम कहते हैं। जैसे कि गोल पीला व झुर्रीदार हरा मटर के पौधों के मध्य संकरण कराने पर F2 पीढ़ी इनका अनुपात 9:3:3:1 प्रदर्शित करता है। इसी को द्विसंकरण भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आइए हम आपको इसको करके दिखाते हैं। एकदम अच्छे से करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कैसा है, ये हम गोल है उसको हम कैपिटल आर, जो पीला है उसे हम कैपिटल वाई, और जो झुर्रीदार है उसे हम स्मॉल आर, और जो हरा है उसे स्मॉल वाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए इसको हम जब संकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है उसको दिखाते हैं। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बना, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना, तो हमारे पास क्या हुआ, संक्रमित गोल पीले, देखिए संक्रमित गोल और पीले हुए। कैसे हुए, संक्रमित गोल हुए और पीले हुए। यहाँ देखिए संक्रमित है, ठीक है, गोल भी है पीला भी है, देखिए गोल भी है और पीला भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संक्रमित है क्योंकि ये आगे वाला माना जाता है इसलिए गोल इसको मान लिए, और यहाँ पर भी संक्रमित है तो ये कैसा है, पीला है, ठीक है। हम आइए आपको इसको अच्छे से करके एकदम दिखाते हैं। हमने आपके लिए यह चार्ट बनाया है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर
कैपिटल आर, देखिए यहाँ देखिए फिर से देखिए, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ देखिए स्मॉल वाई। जब इसको हम ऐसे संकरण कराते हुए चले आएंगे, आप देख लीजिएगा, अभी हमारे पास समय समझाने का नहीं है, बहुत ज़्यादा है कराने को। तो जब इसका साथ इसके साथ कराएंगे तो देखिए यहाँ पर आर है तो कैपिटल हो जाएगा गोल, स्मॉल वाई कैपिटल वाई है तो यहाँ हो जाएगा गोल, और फिर क्या होगा पीला। इसी प्रकार आप इसको समझ लीजिएगा। इसी प्रकार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसका इसको साथ, इसी प्रकार इसका भी ऐसे 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 कराते चले जाएंगे। जब इसको कराते चले जाएंगे मतलब ऐसे देखिए, पहले फिर इसको दूसरे के साथ, फिर इसको तीसरे वाले के साथ, फिर इसको चौथे वाले के साथ, जब ऐसे कराते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा पता है प्यारे बच्चों? जब हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या प्राप्त होगा, तो इसमें हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या प्राप्त होगा, तो इसमें हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप देखिए 1:2:4:1:1:2:1:1, ये क्या होता है हमारा जीनोटाइप होता है, ठीक है। अभी आप इसको करिएगा तो इसमें आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। जब इसका फिनोटाइप क्या प्राप्त होगा, तो फिनोटाइप इसका प्राप्त होगा 9:3:3:3:1, ये क्या होता है इसका फिनोटाइप होता है, ये फिनोटाइप होता है। अब आइए देखते हैं आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, त्रिसंकरण। त्रिसंकरण किसे कहते हैं, तो जब दो से अधिक विपरीत लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराते हैं, तो जब दो से अधिक विपरीत लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुसंकरण या त्रिसंकरण कहते हैं। जैसे मटर के लंबे गोल पीले से बौना झुर्रीदार हरा के मध्य संकरण कराने पर बहुसंकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि एक या एक से अधिक लक्षणों को, दो या दो से अधिक लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराएंगे तो त्रिलक्षण प्राप्त होंगे, उसे क्या कहते हैं, त्रिसंकरण कहते हैं। आइए देखते हैं मेंडल का महत्व। मेंडल का महत्व क्या होता है, तो इसके नियम निम्न महत्व हैं। इसके निम्न महत्व जैसे कि संकरण के माध्यम में से भावी संतानों में के गुण का ज्ञान होता है। जैसे आप इससे आप पता कर सकते हैं कि आने वाली भावी संतानें कैसी होंगी। शुद्ध और अशुद्ध पौधों में अंतर कर सकते हैं कि आने वाला पौधा शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, ठीक है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में अंतर कर सकते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि आने वाली लक्षण क्या है, प्रभावी रहेंगी या अप्रभावी रहेंगी। फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छी लक्षणों वाले संतानों प्राप्त, देखिए अच्छी लक्षण रहेंगी वैसे हम संतान प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा ऐसा है, रोग प्रतिरोधी पौधे भी किस्म की प्रजाति भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पौधा प्राप्त कर सकते हैं जिसमें रोग उत्पन्न ही ना हो। तो छठवें पॉइंट क्या कह रहा है, आनुवंशिक रोगों को पहचान कर उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। किसकी सहायता से, तो इसी माध्यम की सहायता से ठीक भी किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसे कहते हैं, नौ मेंडली आनुवंशिक। मतलब नई जो मेंडल की आनुवंशिकी की थी उसे आइए देखते हैं। तो किसी भी जीव की संपूर्ण आनुवंशिक बहुत जटिल होती है, क्योंकि आनुवंशिकी लक्षणों का प्रारूप जीनों के प्रभाव से व्यापक एवं विभिन्नता होती हैं, जिसे हम नवमेंडलीय आनुवंशिक कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अपूर्ण प्रभाविता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बहुत बार पूछा गया है। अब की बार 2024 में लगभग 3 से 4 सेट में यहाँ आया था, ठीक है। आइए देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। तो जब हम जीवों के अलग अलग लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराते हैं, मान लीजिए कोई एक लक्षण है एक्स, कोई दूसरा है वाई। जब इसे हम आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, आपस में क्रॉस कराएंगे, तो जब F1 पीढ़ी आएगी तो उनके मध्य प्रदर्शित होने वाले इनके दोनों के मध्य जो लक्षण प्रदर्शित होंगे उन्हें ही हम कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, अभी हम आपको बताते हैं एकदम अच्छे से, क्योंकि देखिए प्रदर्शित करते हैं उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने की थी। किसकी खोज किसने की थी, कार्ल कॉरेंस ने की थी, ठीक है। अब आइए देखते हैं, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक जो गुलाबाज का पौधा होता है,
गुलाबाज के पादपों के देखिए गुलाबाज का एक पौधा होता है जो होता है, मान लीजिए इसको मान लीजिए ये लाल है, ठीक है, ये लाल है और ये कैसा पौधा है अभी हम आपको, चलिए हम आपको इसके बाद हम करके दिखाएंगे किसमें, इसके बाद हम आपको डायग्राम के माध्यम से करके दिखाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। जब ये लाल है और ये कैसा है, मान लीजिए सफ़ेद है, कैसा है, सफ़ेद, जब इनके दोनों के मध्य हम संकरण कराएंगे तो कैसा पौधा उत्पन्न होगा पता है प्यारे बच्चों, कैसा पौधा उत्पन्न होगा, तो इसमें गुलाबी पौधा उत्पन्न होगा। कैसा, न लाल होगा न सफ़ेद होगा, गुलाबी पौधा उत्पन्न होगा। देखिए गुलाबाज के पादपों लाल तथा सफ़ेद पुष्पों वाले पौधों के मध्य संकरण कराते हैं तो गुलाबी पुष्प उत्पन्न होता है। देखिए हमने आपको बताया ना, जब लाल और सफ़ेद के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं तो गुलाबी पौधा का विकास होता है, उसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। आइए देखिए, जैसे यहाँ देखिए हमने कैपिटल आर को लाल पुष्प माना तथा स्मॉल आर को सफ़ेद फूल माना, ठीक है। अब आइए इसको हम क्रॉस के माध्यम से आपको करके समझाते हैं। प्यारे बच्चों देखें, हमने इसको क्या माना था, इसको माना था लाल पुष्प और इसको माना था सफ़ेद पुष्प, ठीक है। इसको माना था हमने लाल पुष्प और इसको माना था सफ़ेद पुष्प, क्या माना था, सफ़ेद फूल और लाल फूल, ठीक है। जब यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, जब इसमें हम अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, जब इसमें हम अर्धसूत्री यानी देखिए यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका कैपिटल आर स्मॉल। जब ये अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें कौन सा पौधा निखर कर आएगा, इसमें निखर कर आएगा गुलाबी पौधा। कैसा पौधा निखर कर आएगा, गुलाबी पौधा निखर कर आएगा। इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों, न तो देखिए न तो लाल निकल कर आया न तो सफ़ेद निकल कर आया, यानी उनके मध्य का लक्षण निकल कर आया, यानी यह अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहलाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको कर लेते हैं तो आपको इतने में से 18 पूछा जाएगा तो 18 आएगा, नहीं जितने नंबर का आएगा वो उतने नंबर में आपको पूछा जाएगा। क्या है, सह प्रभाविता, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं महा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए इसको भी हम आपको करके दिखाते हैं। यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी या कारक F1 पीढ़ी में साथ साथ प्रभावित होते हैं, मान लीजिए दोनों कारक कैसे साथ साथ प्रभावित होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। यानी मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए दोनों कारक, जैसे यहाँ देखिए लाल और सफ़ेद है ना, दोनों कारक साथ साथ प्रभावित हो जाएं, यानी दोनों कारक साथ साथ ही आ जाएं तो उसे ही क्या कहते हैं, उससे ही कहते हैं सह प्रभाविता, उससे ही क्या कहते हैं, सह प्रभाव। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कह सकते हैं। देखिए लाल और भूरे, जैसे हमने आपको बताया था ना, आपको लाल या भूरे जैसे R1 R2 मान लीजिए, तथा सफ़ेद R2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2। सफ़ेद साँड़, लाल गाय मान लीजिए, सफ़ेद साँड़ मान लीजिए। जब लाल गाय व सफ़ेद साँड़ के बीच हम क्या कराएंगे, संकरण कराते हैं तो उसकी संतानें कैसी होंगी, चितकबरी पैदा होंगी। यानी कह सकते हैं जो F1 पीढ़ी में संतान उत्पन्न होंगी वो चितकबरी होंगी। इसे ही कहते हैं सह प्रभाविता लक्षण, यानी एक पीढ़ी के साथ मतलब कह सकते हैं एक दोनों माता और पिता दोनों के लक्षण उस बच्चे में आ गए, उसे ही हम कहते हैं सह प्रभाविता के नियम। आइए देखते हैं और 2-3 पॉइंट बचा, उससे भी देख लेते हैं। देखते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, घातक या बहुप्रभावी जीन। कुछ ऐसे जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। मान लीजिए माता पिता के गुण तो हैं ही, परंतु उनके गुण के अतिरिक्त किसी पूर्वज के गुण भी मतलब वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जीन को हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं। लेकिन ये जीन अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, घातक सिद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घातक सिद्ध हो जाते हैं, या कह सकते हैं नुकसानदेह सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, अगले नुकसानदेह भी हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें घातक जीन कहते हैं। इसकी खोज यहाँ देखिए LQ0 हमने ऐसे याद किया था, LQ0 हमने ऐसे हमने इसको ऐसे याद किया था सौर तरीके से। तो इसकी खोज किसने की थी, तो LQ0 ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने यह पता लगाया कि जब हम घरेलू पीले चूहे को रंग तथा भूरे चूहे के साथ हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो जो पहली पीढ़ी होती है, पहली पीढ़ी में इनका अनुपात 1:1 रहता है, परंतु प्रदर्शित होता है। परंतु द्वितीय पीढ़ी में जैसे जब इनका हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो पीला रंग का चूहा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों,
घातक जीन या बहुप्रभावी जीन कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। बहुगुण युग्म विकल्पीवाद किसे कहते हैं? यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन होते हैं। मान लीजिए कोई एक जीन है, उसका निर्धारण कोई 3 या 3 से अधिक जीन करते हैं, तो अधिक से जीन में कोई भी जीन समजात गुणों के समान स्थान पर उपस्थित होता है तो उसे बहुगुण युग्म विकल्पीवाद कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से करके समझा देंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मानव का रुधिर जो खून होता है वो वंशागति, जैसे अगर माता का रुधिर मान लीजिए ए है, क्या है, माता का रुधिर ए है और पिता का रुधिर क्या है, ओ है, और पिता का रुधिर ओ है और ओ पिता का रुधिर है। ठीक है, पिता का रुधिर वर्ग बी और ओ है तो उसकी मान लीजिए माता का रुधिर ए और ओ है और पिता का रुधिर क्या है, बी और ओ है, तो उसकी संतानें 50% ए भी पैदा होंगी, 50% ए और 50% कह सकते हैं बी भी पैदा हो सकती हैं, तो उत्पन्न होती हैं। द्वितीय पीढ़ी में 50% ए बी और फिर देखिए और 50% बी। देखिए पहली पीढ़ी में 50% ए बी और ए उत्पन्न होने की चांस है, परंतु जैसे ही दूसरी पीढ़ी आएंगी उसमें भी 50% ए बी और बी उत्पन्न होने वाले संतान होंगी। ठीक है, और तो जैसे ही चौथी पीढ़ी होगी, चौथी पीढ़ी में इनकी संतानें ए बी और ओ प्रदर्शित होंगी। ठीक है, यही होता है क्या, बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों तक नहीं भूलिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।